Hello student, welcome in accounts 4th class and this is the third class of accounting equation. तो लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर किसी गुड्स की सेल प्रॉफिट पे की तो क्या होता है, लॉस पे की तो क्या होता है, अगर हमने किसी को पेमेंट करी या पेमेंट आई और उस पर अगर हमारा डिस्काउंट था तो उसका क्या ट्रीटमेंट था। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में एक बात सीखी थी कि परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न जिसको गुड्स बाय करके वापस कर दिया और सेल्स रिटर्न जिसको सेल करी और गुड्स हमारे पास वापस आ गए। तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा, आज उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इमेजिन करिए छोटी सी प्रॉब्लम है कि हमने किसी से मान लो 20,000 के गुड्स लिए, परचेज किए और पैसे नहीं दिए, तो ही इज ए क्रेडिटर्स ऑफ 20,000। और हमने 5,000 के गुड्स उसमें कुछ डिफेक्टिव आ गए, हमने उसको सपोज वापस कर दिए, तो वो हमारा क्रेडिट कितने का रहेगा, 15,000 का। पैसे कितने देने हैं, 15,000 के। बट हो सकता है कि हम उसको पूरे 15,000 दे दें या 15,000 से कम दें। तो अगर हम कम देंगे हमें जो डिस्काउंट मिलेगा उसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा, आइए हम क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। तो एक प्रॉब्लम है आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 19। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। Hari started business with cash 60, furniture 30 and goods 10,000। और ये हम लोगों ने सीखा था कि जो प्रोप्राइटर लेकर आता है बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल कैश में भी हो सकती है और एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। तो स्टार्टेड बिजनेस, तो बच्चों कैश कितना है हम लोग के पास, एक एसेट आ गई 60,000 की, हमारे पास फर्नीचर आ गया कितने का, 30,000 का, और हमारे पास गुड्स आ गए, गुड्स हमारे पास आ गए 10,000 के। तो दिस इज टोटल 1 लाख। हमारी कैपिटल कितनी आ गई बिजनेस में, 1 लाख की। नेक्स्ट इज इसे गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश, गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश। अब देखिए बच्चों हमारे पास आ क्या रहा है, गुड्स आ रहे हैं, हमारे गुड्स में प्लस हो गया 20,000। आपको पता है जब किसी का नाम अगर आ जाता है तो नाम आने का मतलब हमने अभी तक उसको पैसे नहीं दिए, तो नहीं दिए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, जब तक पैसे नहीं देंगे मुकेश हमारा बन गया क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स क्या होती है, एक लायबिलिटीज। तो जितना लेफ्ट साइड में एसेट में इफेक्ट आया उतना हमारा राइट साइड में इफेक्ट आया। अकाउंटिंग इक्वेशन इज प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस इज द न्यू इक्वेशन। कैश में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि गुड्स खरीदने के बाद हमने पैसे नहीं दिए। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, जिस एसेट में चेंज है एज इट इज आ जाएगी। गुड्स 10,000 के पहले से थे, 20 के और आ गए, टोटल गुड्स कितने के हो गए, 30 के। पहले क्रेडिटर्स नहीं थे, अब क्योंकि क्रेडिट में गुड्स खरीदे 20 से लायबिलिटीज बढ़ गई। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो टोटल इज 120 एंड टोटल इज 120, ठीक है। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू मुकेश। हमने मुकेश से गुड्स खरीदे कितने के थे, 20,000 के, 20 के हमने बाय किए थे। तो बाय करने के बाद हो सकता है उसमें से कुछ गुड्स हमारे डिफेक्टिव आ गए, तो डिफेक्टिव आने के बाद हम क्या करेंगे, उसको वापस करेंगे। और अगर हम वापस करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, गुड्स जाएगा, और उसको जो हमने पैसे देने थे, जो क्या हमारी लायबिलिटीज थी, वो लायबिलिटीज भी हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो गुड्स रिटर्न टू मुकेश। मुकेश को अगर हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे पास से 5,000 के गुड्स चले जाएंगे क्योंकि एसेट है, कम हो रही है, और उतने की हमारी लायबिलिटीज भी कम होगी। लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो उसमें ऐड करते हैं, कम होती है तो कम करते हैं। तो जितना आपका एसेट कम हो रहा है उतना हमारा लायबिलिटीज भी कम हो रहा है। तो दोनों तरफ हमारा इक्वल इम्पैक्ट आ रहा है। न्यू इक्वेशन 60,000, 30,000 and this is 25,000 and this is 15,000 and this is 1 lakh। तो हमने मुकेश से 20 के बाय किए थे, 5,000 का आपने मुकेश को रिटर्न कर दिया, तो मुकेश को अभी भी 15,000 रुपए हमें देने हैं। नाउ वी से पेड टू मुकेश 14,000 इन फुल सेटलमेंट। मुकेश से 20,000 के बाय किए थे, 5,000 के रिटर्न कर दिए, 15,000 देने थे।
तो आपको पता है अगर किसी को 15,000 देंगे और 14,000 अगर फुल सेटलमेंट में देंगे तो हमें 1,000 रुपए का क्या हो गया फायदा। और हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर कोई फायदा होगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस करेंगे, और अगर कोई नुकसान होगा, कोई लॉस होगा तो वो कैपिटल से माइनस। तो देखिए कैश पेड टू मुकेश, मुकेश को हम फुल सेटलमेंट में पैसे दे रहे हैं, तो हमारी बच्चों लायबिलिटीज कितने से कम होगी, लायबिलिटीज हमारी पूरी 15,000 से कम हो जाएगी, बट हमने पैसे दिए कितने हैं 14,000, हमारा कैश में से कितना कम होगा 14,000। किसी को 15,000 देने थे, 14,000 अगर फुल सेटलमेंट में दे देते तो 1,000 रुपए का फायदा है, और ये जो फायदा होगा उसको कैपिटल में प्लस करेंगे। आप नेट इफेक्ट चेक करिए, आपका एसेट साइड से कितना माइनस हुआ 14,000 और लायबिलिटी साइड से 15 माइनस है 1,000 प्लस है, तो अल्टीमेटली लायबिलिटीज भी हमारी 14 से कम हो गई, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो हमारा कैश कितना रह जाएगा 46,000, और हमारे पास फर्नीचर 30 का ही रह गया, गुड्स हमारे पास 25,000 के है, और लायबिलिटीज हमारी 0 हो गई, और हमारा कैपिटल कितना आ गया 1,01,000। अब चेक करिए कि टोटल क्या हमारा आ रहा है, this is 55 and 46 and this is 1,01,000। तो assets equals to liability plus capital। इसी तरह से बच्चों अगर हमने किसी को गुड्स की सेल करी है और उसमें से कोई गुड्स हमारे पास अगर वापस आ गए, तो जब हमने मान लो किसी को 20,000 की सेल करी और उसने 5,000 के गुड्स हमें रिटर्न कर दिए, दैट इज सेल्स रिटर्न, तो हमें लेने कितने हैं 15,000, और अगर वो 15,000 से कुछ कम पैसे हमें देगा, हमारे पास कैश आएगा, हमारे डेटर्स कम होंगे, और 15,000 से जितने पैसे कम आएंगे वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा आइए क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। तो प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसे मोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस के अंदर कैश लेकर आया 1 लाख, गुड्स लेकर आया 50,000, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख का कैश आ गया, 50 के गुड्स आ गए, टोटल कैपिटल कितना होगा 150 का। गुड्स सोल्ड टू भानु, सेम पुराना, आपने भानु को गुड्स की सेल करी है, तो आपके पास से गुड्स जा रहे हैं, नाम आ गया भानु, भानु आने का मतलब आपके पास पैसे आए या नहीं आए, ऑफ कोर्स जब किसी का नेम अगर मेंशन है पैसे नहीं आए, सेल करके अगर पैसे नहीं मिले तो आपको पता है वो हमारा क्या बन जाता है डेटर। तो 25,000 की हमारी एक एसेट कम हुई क्योंकि गुड्स जा रहे हैं और डेटर्स हमारे बढ़ गए। दिस इज द न्यू इक्वेशन। और इसमें देखिए लायबिलिटी साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक एसेट बढ़ी और दूसरी एसेट हमारी क्या हो गई कम हो गई। तो गुड्स पे से 25 रह गया हमारे पास और डेटर्स में 25,000, लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है और हमारा कैपिटल कितना आ गया 1,50,000। अब देखिए जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हम लोगों की, गुड्स रिटर्न बाय भानु, भानु से हमने 25,000 रुपए लेने हैं, 5,000 के उसने गुड्स हमें रिटर्न कर दिए, तो गुड्स रिटर्न बाय भानु, भानु हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो क्या आ रहा है क्या जा रहा है, हमारे पास 5,000 रुपए की गुड्स आ रही है, जा तो कुछ नहीं रहा, लेकिन जिससे पैसे लेने थे वो पैसे हमारे कम हो गए। ऑफ कोर्स हमने उससे 25,000 रुपए लेने थे और अगर वो 5,000 के हमें गुड्स वापस कर देते हैं तो क्या अब भी आप उससे 25 मांग सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं मांग सकते। हम उस डेटर्स में से 5,000 कम कर देंगे तो एक एसेट बढ़ी और दूसरी एसेट हमारी क्या होगी कम होगी। तो न्यू इक्वेशन, $1 lakh and this is 30,000 and this is 20,000 and this is 1,50,000। अब देखिए हमने भानु से कितने पैसे लेने हैं 20,000 रुपए। अब क्या कहते हैं आगे 4th पॉइंट में, इसे रिसीव फ्रॉम भानु 19,000 इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भानु से 20,000 रुपए लेने हैं और वो 19,000 रुपए देके कहते हैं मैं कुछ भी नहीं आगे और पैसे नहीं दूंगा। तो ऑफ कोर्स हमारे जो डेटर्स हैं वो कितने से कम हो गए 20,000, पैसे आए कितने 19,000, डेटर कितने से कम हुआ 20, कैश कितना आया 19, तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑफ कोर्स हमें पैसे कम मिले तो हमारा ये लॉस है, हमारा एक्सपेंस है, और कितने का एक्सपेंस है 1,000 का। इसको हम लोग कैपिटल से क्या करेंगे माइनस करेंगे। आप नेट इफेक्ट चेक करिए एसेट साइड पे -20 प्लस 90 -1,000 एंड -1,000। तो आप बच्चों इस तरह से हर स्टेप के बाद इक्वेशन को चेक करेंगे। तो दिस इज कैश
receipt from Khan, and this is final equation. हमारे पास कैश का बैलेंस आ गया 1,19,000, हमारे पास गुड्स आ गए 30,000 के, और हमारे डेटर्स 0 हो गए, और हमारा लायबिलिटीज नल है, कैपिटल कितना आ गया 1,51,000। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इसमें हमारा कितना हो गया, सॉरी ये हमारा 1,49,000। तो दिस इज 1,49,000 एंड 1,49,000। हमने सीखा कि अगर सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न अगर हम लोग का होता है तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा। आज बच्चों हम अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे पहले हमने 2 कंसेप्ट सीखे थे, एक तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिससे हमने कहा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन 2 अलग अलग लोग हैं, और प्रोप्राइटर की पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस की ट्रांजैक्शन के साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए हम जो अकाउंट्स थे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे थे। और दूसरा हमने ड्यूल एस्पेक्ट किया था कि कुछ भी कर रहे हैं हर चीज का डबल इफेक्ट होता है। तो उसी सीक्वेंस में आज एक हमारा थर्ड कंसेप्ट है एक्रूवल कंसेप्ट। ये एक्रूवल कंसेप्ट हमारा क्या कहते हैं कि हम जिस ड्यूरेशन के अकाउंट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट बना रहे हैं 2020-21 के, 1 अप्रैल से शुरू किया और अगले साल 31 मार्च तक हमारे अकाउंट खत्म हो रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जिस ड्यूरेशन के अकाउंट बना रहे हैं उसमें उसी ड्यूरेशन की हमें इनकम रिकॉर्ड करनी है और उसी ड्यूरेशन के हमारे को एक्सपेंस रिकॉर्ड करने हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या बात है, रिकॉर्ड कर लेंगे, पर प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हमारे कुछ एक्सपेंसेस ड्यू तो हो जाते हैं बट हम उसको पे नहीं करते हैं। हम कोई इनकम अर्न तो कर लेते हैं बट हमें वो मिलती नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये कि अगर कोई एक्सपेंस मेरा ड्यू हो गया और मैंने उसको पे नहीं भी किया तो क्या मुझे उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है? हम कहेंगे एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से हमें उसे रिकॉर्ड करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो हमारा इस ड्यूरेशन का एक्सपेंस था, हमने उसको पे नहीं किया तो भी उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका मतलब एक जो नई बात यहाँ पर निकल के आई वो ये है कि अगर हमारा कोई एक्सपेंस है और हमने उसको पे नहीं किया तो भी हम उसको एक्सपेंस की तरह से ट्रीट करेंगे। और ऐसे ही कोई इनकम हमारी इस ड्यूरेशन की है, मतलब 2020-21 की कोई हमारी इनकम है और कर ली बट हमें अभी तक नहीं मिली तो भी हम उसको अपनी इनकम मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो गया और अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमें अपनी प्रॉपर्टी का रेंट देना था, लॉकडाउन हो गया और हम इस साल का किराया उसको सपोज नहीं दे पाए, तो हम अपने इंस्टीट्यूट के अगर अकाउंट बना रहे हैं तो इस साल का एक्सपेंस या जो रेंट है वो हमने पे नहीं किया, लेकिन हम जो अपने इंस्टीट्यूट के अकाउंट बनाएंगे तो उसको एज ए एक्सपेंस अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। पे नहीं कर पाए वो एक रीजन था कि कैश की अवेलेबिलिटी नहीं थी। इसी तरह से कुछ बच्चे हमारे पास ट्यूशन के लिए आए, पढ़ने आए, तो वो नॉर्मली हमें फीस पे करते हैं। कोई बच्चा था वो कहता सर लॉकडाउन की वजह से पेरेंट्स मेरे को पैसे नहीं दे पा रहे, तो आप ऐसा करिएगा सर 12th में वो आप फीस मुझसे ले लीजिएगा। तो हमने अपनी सर्विसेज, पढ़ाने की सर्विसेज इस सेशन में दी है, पैसे भले ही हमें बाद में आने वाले हैं, हम उसे अपनी इनकम ट्रीट करेंगे। तो एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहते हैं कि हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करेंगे जब जिस ड्यूरेशन से वो रिलेटेड होती है। अब इसी में एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है कि कोई बच्चा हमसे 11th क्लास में पढ़ रहा था, उसने 11th की हमें फीस दी और वो कहते हैं कि सर 12th में भी मुझे यहीं पे पढ़ना है और आप ऐसा करिए कि 12th की फीस भी मुझसे आप एडवांस ले लीजिए। तो अब सोचिए जरा कि इस साल 2020-21 में किसी बच्चे ने अगर हमें 12th की भी फीस दे दी, पैसे भी हमारे पास आ गए बट हमने उसको अभी तक अपनी सर्विसेज नहीं दी, तो इवन पैसे मिलने के बाद भी हम उसको इस साल की इनकम ट्रीट नहीं करेंगे। कब ट्रीट करेंगे? जब आप 12th में आएंगे 2021-22। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया, क्या मतलब हुआ? हमारा ये साल चल रहा है 2020-21 और हमने अगले साल का किराया भी इस साल दे दिया, तो क्या पैसे देने के बाद हमें उसकी सर्विसेज मिली है? अगले साल की अभी तक नहीं मिली, तो पैसे देने के बाद भी हम उसको इस साल एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे तो बड़ा लंबा कंफ्यूजन कहाँ हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन शॉर्ट
आप जिस ड्यूरेशन के अकाउंट बनाएंगे उस ड्यूरेशन के एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे पास से पैसे गए या मेरे पास इनकम आई। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट शुड बी कंसर्न्ड विद दैट ड्यूरेशन। तो देखिए क्या है ये, एक्रूवल अजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, आपको पता है, आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे बिकम ड्यू। ड्यू का मतलब जब हमने अपनी सर्विसेज दी, एंड रादर व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। इसको एक और एग्जांपल से कर सकते हैं कि मान लो मैंने किसी को 1 अप्रैल को गुड्स की सेल करी, वो मुझे पैसे इमीडिएटली देने वाला था, लॉकडाउन हो गया, वो कहते हैं कि सर मैं पैसे आपको 1 जुलाई को दूंगा। तो अब ये बताइए कि मैं अपनी इनकम कब मानूं, 1 अप्रैल को जब मैंने गुड्स की सेल करी या 1 जुलाई को जब मेरे पास पैसे आए। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्रूवल कंसेप्ट, जब मैंने अपनी सर्विसेज दे दी, जब मैंने गुड्स ट्रांसफर कर दिए, तो उसको 1 अप्रैल को मैं अपनी इनकम मानूंगा, ना कि तब जब 1 जुलाई को मेरे पास पैसे आए। उल्टा कर दिया करें इसको कि किसी ने मुझे 1 अप्रैल को गुड्स के पैसे दे दिए, लॉकडाउन हो गया और मैं उसको गुड्स डिलीवर नहीं कर पाया, मैं उसको लॉकडाउन खुलने के बाद 1 जुलाई को गुड्स डिलीवर कर रहा हूँ। पैसे कब आए, 1 अप्रैल को, गुड्स कब डिलीवर कर रहा हूँ, 1 जुलाई को। तो मैं इसको अपनी इनकम कब मानूं, 1 अप्रैल को जब मेरे पास पैसे आए या 1 जुलाई को जब मैंने अपनी सर्विसेज दी, जब मैंने गुड्स दिए। तो ऑफ कोर्स हम इनकम को तब मानेंगे जब मैंने अपनी सर्विसेज 1 जुलाई को उसको गुड्स डिलीवर किए। अब ये इस एस्पेक्ट को क्यों फॉलो करते हैं, उसका एक सिंपल सा रीजन है। आपको पता है कि बिजनेस में जरूरी नहीं होता कि वक्त पे किसी को पैसे दे पाए या कोई हमें पैसे दे पाए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा वो उस ड्यूरेशन से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में क्रेडिट चलता है। किसी से पैसे लेने थे वो बाद में दे रहा होता है, हमने किसी को पैसे देने थे तो हम उसको बाद में दे देते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा इस कंसेप्ट को फॉलो करने का, कि हमारे जो बिजनेस की जो रिजल्ट्स है वो करेक्ट आएंगे। तो इसी तरह से आपने एक्सपेंसेस पढ़ा था कि जो बिजनेस चलाने के लिए हम पेमेंट करते हैं, तो ये हमारे एक्सपेंस भी 2 तरह के हो जाते हैं। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि हमने किसी से सर्विसेज ले ली लेकिन हमने अभी तक उसको पैसे नहीं दिए, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब होता है कि जो हमने किसी को एडवांस में दे दिया। जैसे अभी हमारा मान लो कि अप्रैल मंथ चल रहा है और इस महीने का किराया ड्यू हो गया, बट मैंने अभी तक इसको पे नहीं किया, इसको मान लो मैं मई में पे करता हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और ऐसे प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब चल तो अप्रैल रहा है, बट अप्रैल मंथ में मैंने मई का भी किराया पे कर दिया, तो दैट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस ड्यू होके हमने पे नहीं किया, ये पैसे किसी को देने हैं, ये हमारे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटीज। और अगर मैंने किसी को एडवांस दे दिया, वो भी बनता नहीं था, तो वो हमारी क्या बन जाती है, हमारी एसेट। ऐसे ही इनकम, इनकम का मतलब होता है कि जब किसी को सर्विसेज देते हैं उसका जो रिवार्ड हम लोग को मिलता है, तो इसके अंदर एक आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब इनकम हमने अर्न कर ली बट हमें अभी तक नहीं मिली। तो जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि मान लो हम आपसे मंथली बेसिस में फीस लेते हैं। अप्रैल में मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने कहा अप्रैल क्या मुझे फीस दे दीजिए, आपने कहा सर लॉकडाउन की वजह से मैं आपके पास नहीं आ पा रहा, मैं आपको फीस अगले महीने दे दूंगा। और हम अपने अकाउंट्स मंथली बेसिस से बनाते हैं। तो अप्रैल में मैंने अपनी सर्विसेज दे दी, बट फीस मुझे अप्रैल में नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता है कि वो पैसे मेरे आ जाएंगे, तो दिस इज माई एक्रूड इनकम। और ये एक्रूड इनकम हमारी क्या होती है, एसेट होती है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि सर मैं अगले महीने वो पैसे दे दूंगा, तो तब तक आप मेरे जस्ट लाइक क्या हो गए, डेटर्स। और डेटर्स हमारी क्या होती है, एक एसेट होती है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिलने का मतलब आप अप्रैल में पढ़ने आ रहे थे, तो आपने कहा सर मुझे तो अगले महीने भी पढ़ना, तो आप एक काम करिए 2 महीने की फीस आप इकट्ठे ले लीजिए। और मैं अपने अकाउंट अगर मंथली बेसिस पे बना रहा हूँ, तो मैंने सर्विसेज अप्रैल में सिर्फ आपको अप्रैल की दी है, लेकिन आपने मुझे पैसे किसके दे दिए, मई के भी दे दिए। तो दिस इज माय इनकम, बट ये मेरी इनकम किससे मिली, एडवांस से मिली। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको हम लोग कि एक्रूवल कंसेप्ट ये कहते हैं कि आप जिस साल के जिस ड्यूरेशन के अकाउंट बनाएंगे उसमें उस ड्यूरेशन की इनकम रिकॉर्ड करनी है। नहीं भी मिली तो भी रिकॉर्ड कर लेंगे, और एडवांस मिल गई क्योंकि वो इस ड्यूरेशन के लिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। ऐसे ही एक्सपेंसेस अगर इस ड्यूरेशन के हैं, जिस ड्यूरेशन के अकाउंट बना रहे हैं,
हमने पे नहीं भी किया तो भी हम उसको एक्सपेंस मान रहे हैं, और हमने पैसे दे दिए, एडवांस चले गए, तो भी हम उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो निकल के आई कि पैसे का मिलना या पैसे के मिलने का मतलब हमारी इनकम नहीं है, और पैसे का जाना हमारा एक्सपेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट शुड बी कंसर्न विद दैट पर्टिकुलर रिलेशन। तो इसका हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करेंगे, आइए मैं आगे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब तो आइए अब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश, आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 21 है। तो बिजनेस शुरू किया, कैश 30, गुड्स 20, कैपिटल में कितना आ गया 50,000। रेंट पेड, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो हमारे पास कैश जा रहा है एंड दिस इज आवर एक्सपेंस। हम लोग इसको कैपिटल से माइनस करेंगे। नाउ द न्यू इक्वेशन इज कैश 30 minus 2 28,000, goods 20,000 and capital is 48,000। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, नया पॉइंट जो हमारा आ रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी हमने डिस्कस किया था, रेंट विच इज ड्यू बट नॉट येट पेड। मतलब ये मकान मान लो इस महीने हमने किराए पे लिया, मकान को यूज किया, बट इसका किराया अभी तक हमने नहीं दिया। और अभी हमने एक्रूअल कंसेप्ट सीखा था कि हमने अगर किसी से सर्विसेज ले ली और पैसे अगर नहीं भी दिए तो भी हम उसको अपना एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब ये है कि रेंट ड्यू तो हो गया, देना तो था, बट हमने अभी तक इसको दिया नहीं है। तो इट मींस ये हमारा एक्सपेंस है तो इसको कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस। क्योंकि एक्सपेंस का मतलब सिर्फ पेमेंट से एक्सपेंसेस नहीं है, उसकी सर्विसेज हमने ली है या नहीं ली है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमारा 3,000 का एक्सपेंस है, कैपिटल से माइनस कर दिया। आपने देखा अगर कैश पे कर दिया होता तो कैश से माइनस कर देते, बट हमने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए। तो नहीं दिए तो ये हमारी लायबिलिटीज है, और उस लायबिलिटीज का नाम क्या होगा, आउटस्टैंडिंग, एब्रिविएशन O/S, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये बच्चों 3,000 रुपए से हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई, क्योंकि हमने सर्विसेज लेने के बाद पैसे नहीं दिए। तो एक्सपेंसेस में है तो कैपिटल से माइनस कर दिया, क्योंकि अभी तक पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए तो कहां आएगा हमारा लायबिलिटीज में। नाउ द न्यू इक्वेशन, तो दिस इज 28,000, 20,000 and this is 3,000 and this is 45,000। ये बच्चों एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन आएगा तो जरूर आएगा। तो नेक्स्ट इज प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट का मतलब होता है कि जो आपने एडवांस में दे दिया, मतलब हम अपने अकाउंट्स अप्रैल मंथ के बना रहे हैं और मैंने मई का भी रेंट पे कर दिया, तो मैंने क्या अभी उस सर्विसेज को अवेल किया, नहीं किया, लेकिन मैंने पैसे दे दिए। तो एक बात तो पक्की है कि हमारे पैसे जा रहे हैं, और अगर हमने अभी तक सर्विसेज अवेल नहीं करी तो दिस इज नॉट अवर एक्सपेंस। तो अगर वो एक्सपेंस नहीं है, पैसे भले ही चले गए हो, उसका कैपिटल पे इफेक्ट नहीं आएगा। एडवांस में कोई चीज देते तो हमारी क्या बन जाती है, एक एसेट। तो दिस इज प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से अकाउंट बन जाएगा। तो दोबारा से इसको हम एसेट्स में ऐड करेंगे। इस बच्चों को दोबारा समझो जरा, क्या चेंज हुआ कि एक में पैसे नहीं दिए तो भी हमने उसको एक्सपेंस माना, और एक में हमने पैसे दे दिए तो भी हमने उसको एक्सपेंस नहीं माना, क्योंकि हमने अकाउंट्स को ड्यू बेसिस में बनाया। जब हमने सर्विसेज ले ली है, पैसे नहीं भी दिए तो भी एक्सपेंस माना, और सर्विसेज नहीं ली, पैसे दे दिए तो भी हमने उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया। तो प्रीपेड के केस में हमारे पास से पैसा चला गया, कैश कम हो गया, और क्योंकि अभी तक सर्विसेज नहीं ली है तो ये जब तक एडवांस में किसी को दे देते तो हमारी क्या बन जाती है, एक एसेट। तो दिस इज 3,000 एंड दिस इज 45,000। ठीक है, तो ये बात कंक्लूजन में आई कि पैसे देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने उसकी सर्विसेज कब अवेल करें। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया
कि एक्सपेंस की पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है कि वो उस ड्यूरेशन का होना चाहिए। सेम विद अप्लाइड विद द इनकम। अगर कोई इनकम किसी ड्यूरेशन से रिलेटेड है, अगर वो उसके पैसे नहीं भी मिले तो भी हम उसे इनकम मानेंगे, और अगर उसके पैसे एडवांस मिल गए तो भी हम उसको इनकम कंसीडर नहीं करेंगे। तो आइए क्वेश्चन में इसको करते हैं हम लोग। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, आपकी वर्कशीट का 22nd क्वेश्चन है। सुनील कंपेयर्स बिजनेस विद कैश। तो बच्चों दोनों ने बिजनेस शुरू किया, 1 लाख कैश में आ गया और 1 लाख हमारा नॉर्मल कैपिटल में। एक पॉइंट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, थोड़ा सा नया पॉइंट आ गया। बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है और कहां पे जा रहा है, बैंक में जा रहा है, और बैंक बैलेंस भी हमारी एक एसेट है। तो बच्चों एक एसेट कम हुई और हमारी दूसरी एसेट बढ़ गई। तो 60,000 हम कैश में से माइनस करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया कि आप माइनस भी लिख सकते हैं, कुछ स्कूल्स में ब्रैकेट लगवाते हैं, वो भी ठीक है, दोनों चीजें ठीक होती हैं। तो माइनस कैश एंड माइनस बैंक बैलेंस। तो नाउ न्यू इक्वेशन, it's 1 lakh, it's 40,000 and 60,000 and this is 1 lakh। और ऐसे ही फिर अगला पॉइंट है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव, कमीशन मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं तो हमारा कैश का बैलेंस बढ़ रहा है और ये हमारी इनकम है। इनकम कोई भी होती है तो हम कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं। सिंपल, अगेन न्यू इक्वेशन। तो दिस इज 50,000, 60,000 and 1,10,000। नेक्स्ट एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन, ये एक नया पॉइंट आ गया बच्चों आपके सामने। एक्रूड कमीशन का मतलब हमने कोई चीज कमा तो ली, अर्न तो कर ली, बट हमें अभी तक उसके पैसे नहीं मिले। मतलब मैंने किसी का कोई काम किया, अपनी सर्विसेज दे दी, बट उसने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो अभी हम एक्रूअल कांसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे कि मैं अगर अपनी सर्विसेज दे चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, भले ही आपसे मुझे फीस ना आई हो, बट अपने अकाउंट्स में मैं उसको इनकम कंसीडर करूंगा। तो दैट इज द एक्रूड कमीशन। ये सारी डेफिनेशन आज जो आपकी पीडीएफ फाइल में सब लिखी हुई है। तो कमीशन मैंने कमा लिया बट मुझे अभी तक नहीं मिला। तो एक बात तो पक्की है कि मेरी इनकम है, इनकम है तो मैं कैपिटल में ऐड करूंगा कितना, 5,000। अब ये पैसा मुझे कैश में तो मिला नहीं, मैंने किसी से पैसे ले लिए, तो इट्स लाइक अ डेटर। तो मैं एक अलग से अकाउंट बना दूंगा इसका, दैट इज एक्रूड कमीशन। जैसे डेटर होता है ना, किसी से पैसे लेते थे गुड्स के, तो ऐसे इसके लिए बनाएंगे एक्रूड, ACCRUAD, एक्रूड कमीशन 5,000। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पैसे मुझे मिले नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सर्विसेज दे दी, तो भी मैं उसको इनकम कंसीडर करूंगा। तो अकाउंट्स में पैसे मिलना या देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है कि हमने कब अपनी सर्विसेज रेंडर्ड करी है या हमने कब किसी से अपनी सर्विसेज अवेल किसी से करी है। तो दिस इज 1,15,000। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1,15,000, 1,15,000। नेक्स्ट पॉइंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ एडवांस मिल गया, मतलब हमने अपनी सर्विसेज नहीं दी। तो अगर हमने किसी को सर्विसेज नहीं दी, भले ही चाहे पैसे मिल रहे हैं, हमारी इनकम नहीं है, बट पैसे तो आ चुके हैं। तो पैसे आ चुके हैं तो कैश में ऐड करेंगे, और बिना काम किए किसी से अगर पैसे आ जाते हैं तो जब तक हम उसका वो काम पूरा नहीं करते तब तक वो पैसा हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटीज है। तो हम इसको लायबिलिटी साइड में ऐड करेंगे कमीशन इन एडवांस। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि मैंने कमीशन इन एडवांस कि आपने मुझे 11th क्लास में 12th की भी फीस दे दी, तो मैंने अभी आपको 12th में पढ़ाया नहीं है, तो जब पढ़ाऊंगा तब वो मेरी इनकम बनेगी। तब तक वो पैसा, जब तक कि आप 12th में नहीं आ जाते, मेरे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटीज। तो इस कंसेप्ट को फॉलो करने का फायदा क्या हुआ कि इस साल की हमारी एग्जैक्ट
कैपिटल निकले, इस साल का हमारा बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट निकलेगा। तो एक कंक्लूजन हमने यहाँ निकाला कि एडवांस में कोई चीज हमें मिली हो या एडवांस में कोई चीज हमें दी हो तो उसका कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो इस ड्यूरेशन से हमारा रिलेटेड नहीं है। तो दिस इज 60,000, दिस इज 5,000 एंड दिस इज 2,000 एंड दिस इज 1,15,000। तो आपका 1,17,000 एंड दिस इज 1,17,000। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम का क्या ट्रीटमेंट होता है। अब आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, रिसीव्ड इन एडवांस, इस सब के ऊपर हम एक कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें अभी जो लास्ट 2 क्वेश्चंस किए वो सारी प्रॉब्लम हमारी दोबारा से कवर हो जाएगी। तो आपकी पीडीएफ पर 23rd क्वेश्चन है, कन्वेंस बिजनेस 50,000 कैश आ गया, 50,000 हमारा कैपिटल। सैलरीज पेड, हमारे पैसे जा रहे हैं, हमारा एक्सपेंस है, कैश में से माइनस किया, कैपिटल से माइनस किया। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी ड्यू हो गई, हमने एम्प्लॉय से काम करा लिया, अभी तक उसको पैसे नहीं दिए, तो पैसे नहीं दिए कोई बात नहीं, ये हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस करेंगे। और अगर पैसे नहीं दिए तो हमारी लायबिलिटीज है, इस लायबिलिटीज का नाम क्या है? सैलरी आउटस्टैंडिंग पूरा भी लिख सकते हैं, इसका एक एब्रिविएशन होता है O/S। तो 3,000 की हमारी लायबिलिटीज है। और ये बात हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सर्विसेज अवेल करने के बाद किसी से काम करवा के और उसको पैसे नहीं भी दिए तो भी ये हमारा एक्सपेंस है। सिर्फ मतलब एक्सपेंस का मतलब ये कि जिससे पैसे चले गए हों, अगर पैसे नहीं भी दिए तो भी हमारा एक्सपेंस है, और ये पैसे नहीं दिए तो ये तब तक हमारी क्या बन गई? एक लायबिलिटीज। तो दिस इज 45,000। नेक्स्ट, प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी का मतलब कि हमने किसी को एडवांस दे दिया, तो इसमें हमारे पैसे जा रहे हैं, पैसे चले गए, लेकिन हमने अभी तक इस एम्प्लॉय से सर्विसेज नहीं ली, काम नहीं कराया, एडवांस दे दिया। तो जब तक काम नहीं कराया ये हमारा एक्सपेंस नहीं है एज पर एक्रूअल कंसेप्ट, तो ये तब तक पैसा हमारे लिए क्या बन गई? एक एसेट, प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख सकते हैं हम इसको। कितना आ गया? 2,000। तो हमने अगर एडवांस में दिया तो उससे हमारा कैश फ्लो हो गया, और जितना एडवांस दिया वो हमारी एसेट। तो एक बात कंक्लूजन में निकल के आ रही है कि एडवांस में कोई चीज हमने किसी को दी है या मिली है, उसका कैपिटल के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस ड्यूरेशन का एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से नहीं होता। तो दिस इज 42,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000। तो दिस इज इंटरेस्ट अगर हमें मिल रहा है तो ये पैसे बच्चों हमारे पास कैश में आ रहे हैं, तो कैश में आने का मतलब हमारी एक 10,000 की एसेट बढ़ गई, और हमारी इंटरेस्ट रिसीव इनकम होती है, इनकम होती है तो कैपिटल में हम क्या करते हैं? इसको प्लस कर देते हैं। तो जितना इफेक्ट एसेट साइड पे उतना इफेक्ट हमारा लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल में प्लस। 53, this is 2,000 and this is 3,000 and this is 52,000. Next, accrued interest. accrued interest का मतलब कि हमने इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन वो इंटरेस्ट हमें अभी तक नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लोन दिया, 10 लाख रुपए का लोन दिया, और उसका आपको मुझे अप्रैल मंथ का 20,000 रुपए का इंटरेस्ट देना था, बट किसी रीजन से आप मुझे नहीं दे पाए। आपने कहा सर मैं आपको मई में दे दूंगा। मैं अगर अपने मंथली बेसिस पे अकाउंट बना रहा हूँ, तो अप्रैल के अगर अकाउंट बना रहा हूँ तो ये 10,000 रुपए मेरी इनकम है, क्योंकि मैंने कमा लिया बट मुझे मिली नहीं है, तो मैं इनकम में इसको क्या करूंगा? ऐड करूंगा। अगर ये पैसे मुझे मिल जाते तो मैं कैश में ऐड कर देता, नहीं मिले कोई बात नहीं, मुझे बाद में मिल जाएंगे, तब तक वो पर्सन मेरा डेटर हो गया, तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा एक्रूड इनकम। इसके लिए हम डेटर वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि डेटर आपको पता है कि डेटर हम यूज करते हैं वर्ड गुड्स के लिए। तो एक्रूड इनकम, लेकिन पैसे हमने लेने हैं, तो जस्ट लाइक डेटर, तो 1,000 रुपए की हमारी एक एसेट बढ़ गई, और क्योंकि इनकम है इसको हम कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो न्यू इक्वेशन, ये जितने भी पॉइंट इस क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं
इसमें से काफी सारे पॉइंट आपके जो भी यूनिट टेस्ट होंगे, टर्म एग्जाम होंगे, तो सबके अंदर जरूर आएंगे। तो ये एक्रूड आउटस्टैंडिंग का आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस में हमें इंटरेस्ट मिल गया, मतलब मैंने आपको लोन दिया था, आपने मुझे अभी अप्रैल का इंटरेस्ट देना था, बट आपने कहा सर मई का भी ले लो, बट आपने लोन तो अभी सिर्फ अप्रैल तक यूज किया है। तो एडवांस इनकम मिलने का मतलब कि हमने सर्विसेज नहीं दी बट पैसे हमें पहले मिल गए, तो पैसे तो आ रहे हैं, कैश हमारा बढ़ रहा है। तो कैश अगर हमारा बढ़ेगा तो हमारी एसेट बढ़ गई, और क्योंकि अभी तक सर्विसेज नहीं दी, ये हमारी लिए लायबिलिटीज है, तो एडवांस इंटरेस्ट का हम अलग से कॉलम बनाएंगे। 4000, तो दिस इज 4000, तो टोटल अगर हम लोग बच्चों करते हैं तो 57 to 60,000 एंड हियर अगेन इट्स 60,000। तो इस तरह से हमने सीखा आज क्लास में कि हम एडवांस, प्रीपेड, एक्रूड इन सब का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप इनके आज क्वेश्चंस करेंगे। कोई अगर आपको डाउट्स आए तो ये तीनों लेक्चर्स में जो अकाउंटिंग इक्वेशन के हमारे हुए हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।